फिर इस तरह की बातें करने से क्या फ़ायदा है इनको। कहने का मतलब कि अभी इतना ही नहीं, देखिए और देखिएगा किस तरह से लालच देते हैं। सिर्फ इनको चाहिए कि हम व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी, जन स्वराज की सरकार आएगी, जो एक ईमानदार सरकार होगी, तो हम लोग को जेल जाना पड़ेगा। इसलिए ये लोग जितना चाहेंगे उतना लालच देके जनता को कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह हमें वोट दे दे, ताकि हमारे बुढ़ापे में, हमारे युवा अवस्था में जो इनके नुमाइंदे हैं, जो इनके प्रतिनिधि हैं, उनको जेल न जाना पड़े। उसी से बचने के लिए सब अपने कैसे चुनेंगे, और अधिकार तभी मिलेगा जब हम सही लोग को चुनेंगे। तो उसका एक ही रास्ता है, बीच का रास्ता जो है जन स्वराज, और उसके नेता प्रशांत किशोर। आप उनको सुनिए, समझिए वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। जब तक ऐसे सोच के, इसमें भी अगर इस पार्टी में भी जो एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं उसमें भी आ जाए तो बदलाव हो सकता है, लेकिन ये लोग इतने उसमें लिप्त हो चुके हैं। कहने का मतलब कि कीचड़ धोने में भी कुछ समय लगेगा अगर चाहेंगे ये लोग तो बदलाव इन लोगों से अब संभव नहीं है, क्योंकि ये लोग दलदल में फंसा चुके हैं। और ये लोग दलदल से देख रहे हैं किस तरह से भ्रष्टाचार में दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे ये सब लिप्त हैं। तो ये निकलना भी चाहे तो नहीं निकल, क्योंकि अब का जो अभी है मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो खुद चला नहीं रहे हैं। अब कुछ उनके बीजेपी के शरीर से बलिष्ठ मुरेठे वाले कुछ लोग हैं, कुछ देखे हैं कि आपको जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं वैसे लोग हैं। तो फिर तो ये सब होते रहेगा। ये नहीं, प्रशांत किशोर जी का सृजन ही ना दोनों गठबंधन की नाकामियों के कारण हुआ है जी। जब भी कोई भी गलत चीज़ होता है तो उसके लिए कोई ना कोई एक फौलाद निकलता है। समझ लीजिए कि उसी का एक रूप है जो इन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, बदलाव की बात की है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अभिशाप है अशिक्षा, और हमारे बच्चे अशिक्षित हैं, जिसके कारण यहाँ पर किसी भी तरह का रोजगार और व्यापार की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो प्रशांत जी ने क्या बात किया है, अच्छी शिक्षा, पलायन बंद, और यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था, यहाँ पे व्यापार की व्यवस्था करने का मतलब इंडस्ट्री। और पुलिस के ऊपर कोई दबाव डालने वाला नहीं है, पुलिस बेलगाम हो गई है। आपने देखा होगा कि एक संजना भारती के साथ किस तरह से दुष्कर्म करके और उनके लाश को एक महीने, जैसा कि आप देख रहे हैं सच सुनिए और सच सुनिए से मैं हूँ राजीव, और आज मैं आपको वैशाली विधानसभा रूबरू कराऊंगा, क्योंकि आज हमारे साथ वैशाली विधानसभा के उभरता हुआ एक सितारा मेरे साथ दिग्गज जो वरिष्ठ हमारे साथ हैं, जो कहते हैं कि जो चेहरे के मुहताज नहीं है। लोग कहते हैं कि नेता नहीं, मैं आप सबके बीच बेटा बन के आया हूं। वो बेटा हमारे साथ है, मैं उनसे कुछ जानने का प्रयास करूंगा वैशाली विधानसभा के बारे में मैं सर से जानूंगा, और वैशाली के विकास के बारे में। सर स्वागत है, सर सुनिए जी। धन्यवाद, बताइए। अच्छा सर, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अभी वैशाली विधानसभा में इन दिनों देखा जा रहा है कि सबसे पहले तो एक चीज़ देखा जा रहा है कि घटना वैशाली जिला में सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घटना वैशाली ज़िले में लगातार हो रही है, और ये सिर्फ निष्क्रियता है यहाँ की पुलिस की, और पुलिस के ऊपर कोई दबाव डालने वाला नहीं है। पुलिस बेलगाम हो गई है। आपने देखा होगा कि एक संजना भारती के साथ किस तरह से दुष्कर्म करके और उनका लाश को एक महीने बाद मिला। आप बताइए कि जो सिस्टम में होते हैं, जो उस पर उंगली उठा सकते थे, वो मौन क्यों हैं? आप समझ सकते हैं मौन भी एक क्राइम है। और वो चुप रह के, जो यहाँ के आपके विधायक थे, एमपी थे, वो चुप रह के उस क्राइम को बढ़ावा देने का काम किए। सिर्फ एक पुलिसकर्मी को, एक थानेदार को सस्पेंड कर देने से क्या उससे न्याय मिल गया? वो तो फिर एक और भ्रष्टाचार के लिए एक और रास्ता खुल गया। जब एसपी साहब को भी उस बारे में संज्ञान था, उनको मालूम था, उनको जब दिया गया था आवेदन, तो फिर एसपी साहब को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? आप समझ सकते हैं इन सब बातों को। तो जब ऐसी स्थिति रहेगी, जब जो हमारा जिसको हमने अपने लड़ने का अधिकार दिया है, अपने लिए जनता दी है, वही उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो फिर इस तरह की घटनाएं तो आए दिन होंगी और हो रही हैं। आप देखिए कि वहाँ पटेरी बेलसर वैशाली में भी हुई है 2 दिन पहले, 3 दिन। तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी।
और जब तक ये सरकार रहेगी, आप ये ही नहीं पूरे बिहार में हो रही है, आप देखिए पटना में कैसे मर्डर हो रहा है। बिल्कुल। तो होगा, क्योंकि नीतीश बाबू का जो अभी है मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो खुद चला नहीं रहे हैं। अब कुछ उनके बीजेपी के शरीर से बलिष्ठ मुरेठे वाले कुछ लोग हैं, कुछ देखे हैं कि आपको जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं वैसे लोग हैं। तो फिर तो ये सब होते रहेगा, ये नई बात है नहीं, और होना ही पड़ेगा जब तक सरकार नहीं बदलेगी। लोग को कहना है वैशाली विधानसभा में कि पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि वैशाली विधानसभा में कुछ ऐसा काम बदलाव नहीं हो रहा है। वैसे में इन दिनों जो 15 साल से कुर्सी पर बैठे हुए सरकार है कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो इन दिनों जो नया पार्टी हमारे बिहार में आई है प्रशांत किशोर जी का पार्टी, जो आपने देखा होगा पी के यानी कि प्रशांत किशोर जी का, जो कि अभी चर्चा का विषय बना हुआ है वैशाली विधानसभा में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी का सृजन ही ना दोनों गठबंधन की नाकामियों के कारण हुआ है जी। जब भी कोई भी गलत चीज़ होता है तो उसके लिए कोई ना कोई एक फौलाद निकलता है। समझ लीजिए कि उसी का एक रूप है जो इन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, बदलाव की बात की है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अभिशाप है अशिक्षा, और हमारे बच्चे अशिक्षित हैं, जिसके कारण यहाँ पर किसी भी तरह का रोजगार और व्यापार की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो प्रशांत जी ने क्या बात किया है? अच्छी शिक्षा, पलायन बंद, और यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था, यहाँ पे व्यापार की व्यवस्था, करने का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ की व्यवस्था। तो क्यों कर रहे हैं आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि यहाँ की सरकार नाकाम है। और मैं जानता हूँ कि कम से कम उन्होंने हमारे आपके किसी नौजवान के सरोकार की बात करके वो इतना तो कर दिया है ना कि आप अपने अधिकार को समझिए, अपने कर्तव्य को कीजिए। तो कर्तव्य हमारा जनता का यही होगा कि सही लोग को कैसे चुनेंगे, और अधिकार तभी मिलेगा जब हम सही लोग को चुनेंगे। तो उसका एक ही रास्ता है, बीच का रास्ता जो है जन सुराज, और उसके नेता प्रशांत किशोर। आप उनको सुनिए, समझिए वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। जब तक ऐसे सोच के, इसमें भी अगर इस पार्टी में भी जो एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं उसमें भी आ जाए तो बदलाव हो सकता है। लेकिन ये लोग इतने उसमें लिप्त हो चुके हैं, कहने का मतलब कि कीचड़ धोने में भी कुछ समय लगेगा अगर चाहेंगे ये लोग तो बदलाव इन लोगों से अब संभव नहीं है, क्योंकि ये लोग दलदल में फंसा चुके हैं। और ये लोग दलदल से देख रहे हैं किस तरह से भ्रष्टाचार में दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे ये सब लिप्त हैं। तो ये निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकते हैं। आखिरी कोई चारा इनका नहीं चल रहा है। तो अब बिहार में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, 1100 रुपया वृद्धा पेंशन और 125 यूनिट बिजली। क्या इससे बिहार का विकास हो जाएगा? जी, आपने बहुत अच्छा बात की कि 1100 रुपये वृद्धा पेंशन। आपको मालूम होगा जब लालू यादव ने गद्दी छोड़ी थी तो 200 रुपये वृद्धा पेंशन थे। जब नीतीश बाबू आए तो 400 रुपये हुए। हम लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं तो 8 साल में दुगना हो जाता है, 7 साल में दुगना हो जाता है। कहने और सरकार जो इंक्रीमेंट देती है, किसी को भी टीए डीए देती है, उसमें भी इंक्रीज होता है। अगर इनकी नीयत होती तो ये पहले ही किए होते 1100 रुपये। अभी इलेक्शन से पहले करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कोई भी चीज़ का एक वित्त कितना है उस सरकार के पास, उसका लेखा जोखा, किस चीज़ में कितना खर्च करना है। मार्च के महीने में बजट पेश होता है तो उनको देना पड़ता। उस समय देना चाहते तो उस समय कर देते कि हम इतना देंगे, 1100 रुपया ही देंगे। हम उनको सैल्यूट करते हैं, आज भी सैल्यूट करते हैं कि लेकिन आज आप दबाव में दिए हैं। और जनसुराज ने जब कहा कि हम 2000 रुपये देंगे तो आपको लगा कि जनता के सरोकार की ये बात कर रहा है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने एक आंशिक अपना, वो कहता है ना, कीचड़ तो पड़ा हुआ था, उसे आंशिक रूप से उसी पानी से धोने के प्रयास किए। तो कीचड़ वाला पानी से कितना धुलेगा, तो 1100 रुपये पे आकर अटक गए। अब दूसरी बात हुई 125 यूनिट बिजली फ्री की। जो व्यक्ति पहले ही कहा था कई बार कि हम बिजली फ्री में नहीं दे सकते हैं,
आज क्यों वही दे रहे हैं, क्यों उनको ज़रूरत पड़ गई, ये भी जनता को सोचने की बात है। क्यों पड़ गई अभी 125 यूनिट बिजली फ्री देने की? वो सिर्फ इसलिए कि फिर से जनता को गुमराह किया जाए लालच देके, और हम कैसी भी तरह सरकार बना ले और फिर लूट खसोट करके हमारे अपने चट्टे बट्टे जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, सब मिलजुल के जैसे खाते हैं, लूटें। क्योंकि अगर दूसरी व्यवस्था परिवर्तित हो गई तो इन लोग का काला चिट्ठा खुल जाएगा, तो जेल भी जाना पड़ेगा। तो इन सब से बचने के लिए तो तरह तरह का हथगंडा अपनाना ही पड़ेगा। आप एक चीज़ और देखिए, जब यहाँ डोमिसाइल नीति की जब लोगों ने कुछ भर्तियाँ निकाली तो यहाँ के नौजवान कहे कि हमारे बिहार के बच्चों का ही हो, उसमें बाहर के बच्चों को न दिया जाए जगह। तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। क्यों कहा? क्योंकि इनको केंद्र में सरकार बनानी थी, बाहर के लोगों को देना था। अब जब वैकेंसी आप ख़त्म कर लिए और तब कहते हैं कि नहीं, हम बाहर के बच्चों के लिए नहीं होने देंगे, डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। आप बताइए किसको गुमराह कर रहे हैं? युवाओं को, जनता को, युवाओं को, बिल्कुल उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ना अभी वो वैकेंसी निकलने वाली है, ना उन लोग का रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो फिर इस तरह की बातें करने से क्या फ़ायदा है इनको? कहने का मतलब कि अभी इतना ही नहीं, देखिए और देखिएगा किस तरह से लालच देते हैं। सिर्फ इनको चाहिए कि हम व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी, जन स्वराज की सरकार आएगी, जो एक ईमानदार सरकार होगी, तो हम लोग को जेल जाना पड़ेगा। इसलिए ये लोग जितना चाहेंगे उतना लालच देके जनता को कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह हमें वोट दे दे, ताकि हमारे बुढ़ापे में, हमारे युवा अवस्था में जो इनके नुमाइंदे हैं, जो इनके प्रतिनिधि हैं, उनको जेल न जाना पड़े। उसी से बचने के लिए सब हथगंडा अपनाया जा रहा है। अच्छा, मैं चलते एक सवाल, कड़वा सवाल आपसे करना चाहूँगा सर। सवाल ये रहेगा मेरा कि वैशाली विधानसभा में एक चीनी मिल है, आप देख रहे होंगे गरौल में, जो कि वो चीनी मिल काफ़ी 90 के दशक से लगता है कि बंद है, पड़ा हुआ है। क्या वो जन स्वराज की सरकार आएगी तो वो चीनी मिल चालू हो जाएगी? आप बात को समझिए। चंपारण में आए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, कहते कि यहाँ के चीनी से मुंह मीठा करेंगे। साहब कितनी बार आ गए और डबल इंजन की सरकार में कितनी बार रह चुके हैं, कितनी बार आए हैं यहाँ के मुख्यमंत्री भी। इन लोग की उदासीनता के कारण यहाँ के कृषक भी उदासीन हो गए हैं। सबसे पहले तो कृषि क्षेत्र में यहाँ के कृषकों को इतना दिलासा देना पड़ेगा कि हम, भैया आप ईख उगाइए, हम आपसे खरीदेंगे, चीनी मिल चालू करेंगे। आपको सिर्फ एक बात कह देने से, हम जुबान से कह दे कि सिर्फ चीनी मिल चालू कर देंगे, हम उसके लिए रॉ मटेरियल की यहाँ व्यवस्था नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के किसान दूसरे क्षेत्र में चले गए। जो उनको तत्काल में बिकता है, आपको मकई बिकता है, तंबाकू बिकता है, वैसे लोग उगा रहे हैं। तो जब तक हम यहाँ के कृषकों को यहाँ पे ईख उगाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तब तक हम चीनी मिल को खोलने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। और हमारी सरकार आएगी तो जहाँ पे जो कॉर्प होता है, जिस तरह की खेती होती है, उस तरह की इंडस्ट्री को बढ़ावा के लिए एक नीति बनेगा। और उसके तहत अगर यहाँ पे चीनी उत्पादन के लिए बनेगा तो चीनी मिल खुलेगी, यहाँ पे पोल्ट्री फीड के लिए बनेगा तो मकई के द्वारा तो पोल्ट्री फीड खुलेगी, आपको कैटल फीड के लिए बनेगा तो उसकी इंडस्ट्री होगी कहने, और उस तरह का प्रोत्साहन किसानों को दिया जाएगा। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि आपने सुना, हाँ, तो जैसा कि आपने सुना कि मैं आपको कहने से मैं कैसे ऐलान कर दूं कि चीनी मिल को मैं चालू कर दूंगा मेरे सरकार आने पे, क्योंकि जब आपके पास मटेरियल होगा तब तो मैं ऐलान करूंगा ना। तो ऐसे में आपने सुना बहुत बड़ा बयान, जो ने आज तक किसी सरकार ने इस मुद्दा पे बात नहीं किया। जो पार्टी अभी सरकार में नहीं आई है, उस पार्टी सरकार की बात कर रही है। तो हम आइए, मैं चलते चलते एक सवाल और सर आपसे रहेगा मेरा, एक मिनट। तो जैसा कि सर मैं चलते चलते एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि ये महनार क्षेत्र पड़ता है ना। जी जी। तो महनार क्षेत्र में जैसा कि आपका देखा जा रहा है कि काफ़ी पकड़ बना हुआ है, और अपने पकड़ के माध्यम से आप एक अपने ड्राइवर को जिला परिषद का सीट दिलवा सकते हैं। तो क्यों आप यहाँ का सीट छोड़ के वैशाली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, बातों को समझिए। जिला परिषद का चुनाव जो हुआ वो किसी पार्टी बेसिस पे नहीं हो रही थी। हमने एक सामाजिक काम में यहाँ भागीदार रहते थे, तो हमने अपने ड्राइवर को, अति पिछड़ी सीट हो गई थी, हम जनरल से आते हैं, अति पिछड़ी सीट हो गई थी, वो मल्लाह जाति से आते हैं,
तो यहाँ पे उन्होंने चुनाव लड़ा और उनको मैंने चुनाव जितवाने में बिल्कुल समझिए कि साथ दिया और अच्छे काम कर रहे हैं। तो आप जहाँ पे हैं केवल वहीं की व्यवस्था की बात करेंगे। हम उनके माध्यम से, जिला पार्षद के माध्यम से पूरे ज़िले में जितने काम नहीं हुए होंगे उतना 28 नंबर क्षेत्र में काम हुआ है, वो भी गुणवत्तापूर्ण। अब आप पूछ रहे हैं कि आप वैशाली क्यों गए। आप एक चीज़ बताइए, वैशाली को जानने के लिए देश में कहीं भी लोग मुहताज हैं। वैशाली को जान रहे हैं, किस चीज़ के लिए जान रहे हैं? इतिहास के से जान रहे हैं, यहाँ महावीर के जन्मस्थली से जान रहे हैं, बुद्ध के ज्ञान स्थली से जान रहे हैं, अशोका से जान रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अपने वैशाली का विकास करते हैं तो केवल हम वैशाली का विकास नहीं, हम पूरे बिहार को एक अच्छे उसमें दिखा सकते हैं देश में कि हाँ, बिहार में कुछ है। इसलिए मैं वहाँ गया हूँ और ख़ास कर मैं बता देता हूँ कि वहाँ आज तक जो विधायक हुए हैं वो सिर्फ अपना घर के लिए उगाही का काम किए हैं, अपने ग्रोथ किए हैं। वैशाली की जनता से मेरा इतना ही अनुरोध होगा कि आप इस बार अपना मत का प्रयोग, अपने अधिकार का प्रयोग करते समय अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करें। कर्तव्य का निर्वहन करने का मतलब है कि आपके सामने जो भी कैंडिडेट होंगे उसमें जो सही कैंडिडेट हैं उनको चुनें और अपनी वैशाली के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, पलायन को रोकने के लिए, यहाँ पे शिक्षा का अच्छी शिक्षा व्यवस्था लाने के लिए वोट करें। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, मैं इसी के साथ लेता हूँ विदा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।